एक सास की 3 जादुई बहुएं। गरीब सीबो अपने तीनों बेटे अखिलेश, चंदर और गोपी की शादी चंद्रिका, उर्वशी और मोहिनी से मंदिर में करके उन्हें बहू बनाकर घर ले आती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, मेरे छोटे से घर में तुम तीनों का स्वागत है। तीनों गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं और अपनी सास के पैर छूती हैं। सदा सुहागन रहो, खूब खुश रहो, भगवान तुम तीनों को हर खुशी दे। फिर सीबो अपनी तीनों बहू का मुंह ताकते हुए सोचने लगती है, हे भगवान, इस झोपड़ी की एक छोटी सी जगह में मेरी 3 नई नवेली बहुएं कैसे रहेंगी। काश कि यहाँ 3 कमरे होते। इतना कहते ही गरीब सीबो की छोटी सी झोपड़ी में 3 अलग अलग कमरे बन जाते हैं। अम्मा, ये देखो, हमारी छोटी सी झोपड़ी में 3 कमरे कैसे आए? मुझे गरीब की विनती सुनने के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद ऊपर वाले। इस बात को सीबो भगवान की दया समझती है। अगली सुबह उसकी तीनों बहुएं रसोई में आती हैं। अरे, आज तो हम तीनों की पहली रसोई है ना, मगर ये क्या, रसोई में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। अब बिना राशन के हम अपनी पहली रसोई में क्या पकाएंगी? चंद्रिका, भले रसोई में राशन नहीं, मगर हम तीनों के पास जादुई शक्तियां तो हैं, जिससे हम इस खाली भंडार को भर सकते हैं। ये कहते हुए तीनों मुस्कुराकर अपने जादुई हाथों को घुमाते हुए राशन के खाली डब्बों को छूती हैं। तभी उनके हाथों से सुनहरी रोशनी डब्बे में समाती है। वो सभी राशन से लबालब भर जाते हैं। तभी रसोई के दरवाजे पर खड़ी सास अपनी तीनों बहुओं को ये जादू करते हुए देख लेती है और कहती है, कौन हो तुम तीनों? माँ जी, हम आपकी बहुएं हैं। तुम तीनों जादूगरनी हो। मैंने अभी अभी तुम तीनों को जादू करते देखा है। तुम तीनों आम इंसान नहीं हो। बताओ, कौन हो तुम? अपनी सास के पूछे गए सवालों को सुनकर वो तीनों अपनी बीती जिंदगी में खो जाती हैं। मोहिनी, इन बादलों को अपने हाथों से छूने में कितना अच्छा लग रहा है। हाँ अप्सरा चंद्रिका, मगर इन बादलों का सफेद और नीला रंग ही तो इसकी सुंदरता है, जैसे कि हम तीनों की सुंदरता है हमारा अप्सरा होना। उर्वशी, चंद्रिका और मोहिनी अपनी जादुई शक्ति से बादलों से खेल रही होती हैं। उनका गोरा रंग और चंचल चितवन देखकर स्वर्ण के हर राजा तीनों पर दिल हारे बैठे हुए हैं। अरे, तुम दोनों को स्मरण तो है ना, आज राजा नरेश ने उत्सव में आने के लिए हमें आमंत्रण भेजा है। फिर तीनों अप्सराएं तैयार होकर उत्सव में आती हैं कि जहाँ राजा नरेश कहते हैं, आओ उर्वशी, चंद्रिका, मोहिनी, मैं स्वर्गलोक का राजा नरेश संपूर्ण स्वर्गलोक वासियों के सामने तुम तीनों से विवाह करके अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। किंतु हम अप्सराओं को ये विवाह स्वीकार नहीं है। आपने खुद को दर्पण में देखा है, कभी राजा हुए तो क्या? सत्य कहा चंद्रिका। और राजा नरेश, आपसे शादी तो दूर, आप हमारी मोची बनने के लायक भी नहीं। तीनों जादुई अप्सराओं से अपनी हंसी उड़ाने पर राजा नरेश गुस्से में कहते हैं, कदाचित नहीं, बस करो तुम तीनों। मैं राजा नरेश तुम तीनों अप्सराओं से तुम्हारी जादुई शक्तियां छीनता हूँ, तुम्हें स्वर्गलोक से निष्कासित करता हूँ। अब तुम तीनों अपनी इसी सुंदरता के साथ पृथ्वी लोक पर चली जाओ। राजा के इतना कहते ही वो तीनों अप्सराएं गरीब लड़कियों के भेष में धरती पर आ जाती हैं और दिन भर इधर से उधर भटकते हुए वो एक झोपड़ी के आगे आकर भूख भरी नजरों से झोपड़ी के अंदर बैठी गरीब सीबो की थाली को निहारने लगती हैं। क्या हुआ, तुम तीनों को कुछ चाहिए? हम तीनों को भूख लगी है माँ जी, हमें थोड़ा खाना मिलेगा क्या? मगर मुझ गरीब के पास तुम तीनों को खिलाने के लिए बस ये नमक और रूखी रोटी है, और कुछ भी नहीं। माँ जी, भूख में तो रूखी सूखी रोटी भी अमृत जैसी लगती है, हमें यही खिला दीजिए। ये कहकर वो तीनों नमक रोटी खा लेती हैं और कहती हैं, आपने हम तीनों को खाना खिलाया है, बदले में हमें अपने घर का काम करने दीजिए। इसके बाद तीनों, चंद्रिका और उर्वशी, पूरी झोपड़ी साफ कर देती हैं और मोहिनी बर्तन मांज देती है। अच्छा माँ जी, अब चलते हैं। मगर तुम जाओगी कहाँ? पता नहीं माँ जी, हम तीनों का इस दुनिया में अपना कहने को कोई भी नहीं। तो फिर आज से तुम तीनों मेरे साथ रहोगी। इसके बाद वो तीनों वहीं रहकर सारे काम करती। फिर एक दिन, क्या बात है माँ जी, आपके पैरों में दर्द है क्या? लाइए माँ जी, मैं दबा देती हूँ। फिर चंद्रिका को पैर दबाते देखकर सीबो कहती है, बेटी, जब से तुम तीनों मेरे घर में आई हो, जैसे मेरे इस बेजान से घर में जान आ गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों मेरी बहू बन जाओ। इसके बाद तीनों शादी के लिए हाँ करती हैं। शादी की शुभ हल्दी लगते ही उनकी जादुई शक्तियाँ उन्हें मिल जाती हैं। वहीं सीबो उदास होकर कहती है, अपनी इस गरीब सास को माफ कर देना बहुओं,
वैसे तो होने वाली बहू को शादी का जोड़ा उसके ससुराल से आता है, मगर मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं हैं। अपनी सास को इस तरह से परेशान देखकर वो तीनों जादुई बहुएं आपस में बात करती हैं। हम तीनों को शादी का जोड़ा ना दे पाने के कारण माँ जी कितनी उदास हैं। मगर मोहिनी, अब तो हम तीनों को हमारी जादुई शक्तियाँ मिल गई हैं, तो हम अपनी होने वाली सासू माँ के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। ये कहकर वो तीनों जादुई बहुएं अपनी शक्तियों से शादी के जोड़े प्रकट करती हैं और अपनी सास को देते हुए कहती हैं, ये लीजिए माँ जी, अब ये शादी का जोड़ा हम तीनों को आप अपने आशीर्वाद के साथ दे दीजिए। मगर ये शादी का जोड़ा तुम तीनों के पास कहाँ से आया? जी, वो ये शादी का जोड़ा हमें एक बूढ़ी अम्मा ने दिया था। ये बोलकर वो बात को टाल देती हैं, जिसके बाद सीबो शादी करके उन तीनों को बहू बनाकर ले आती है। माँ जी, अब तो आपको यकीन हो गया है कि हम तीनों आपकी जादुई बहुएं हैं। याद कीजिए माँ जी, जब हम तीनों शादी के जोड़े में ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी, तब आपने मन में 3 कमरे मांगे थे, वो भी हमारे ही जादू से हुआ था। क्या सच में? मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे मेरे घर की लक्ष्मी के रूप में 3 जादुई बहुएं मिली हैं। अच्छा माँ जी, अब जल्दी जल्दी से बताइए कि आप अपनी तीनों जादुई बहुओं के हाथों से क्या खाना चाहोगी? मेरी बहुएं खुशी से जो भी बनाएंगी मैं खा लूंगी। इसके बाद वो तीनों बहुएं अपनी जादुई शक्तियों से बिना चूल्हा फूंके खाना बनाती हैं। कोई अपने हाथ का जादू चलाती है तो कोई आंखों का, जिसे खुद ब खुद चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई से पूरियां तलती हैं, तो किसी पर अपने आप सब्जियां बनती हैं। तभी ये नजारा उन तीनों के पति भी देख लेते हैं। अरे बाप रे, ये क्या अम्मा की तीनों बहुएं जादू करनी है? मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा अखिलेश, ये कैसे जादू से अफलातून की तरह बिना चूल्हा फूके खाना बना रही हैं? इसके बाद तीनों जादुई बहुएं अपनी सास और पति को खाना परोसती हैं। तभी अखिलेश कहता है, अम्मा जानती हो तुम्हारी तीनों बहुएं जादू करनी है। माँ जी जानती हैं अखिलेश जी, हमें बहुत सारे जादू आते हैं। अच्छा, तो फिर इस झोपड़ी को अपने जादू से बड़े घर में बदल कर दिखाओ। बस इतनी सी बात। ये देखिए, फिर तीनों बहुएं जैसे ही अपना जादू चलाती हैं, उनकी झोपड़ी एक बड़े और सुंदर घर में बदल जाती है, जहां वो अपने पति और सास के साथ खुशियों भरी जिंदगी बिताने लगती हैं। तभी स्वर्ग लोक के राजा ढूंढते हुए उन तीनों को लेने आते हैं। उर्वशी, चंद्रिका, मोहिनी, हम तुम तीनों अप्सराओं को लेने आए हैं। चलो, पूरा स्वर्ग लोक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर उर्वशी, चंद्रिका और मोहिनी की आंखों में आंसू भर आते हैं। और फिर हम तीनों स्वर्गलोक नहीं जाना चाहती हैं, हम यहीं इस धरती पर माँ जी के साथ रहना चाहती हैं। हम यहीं खुश हैं। हाँ, अब यही हमारा संसार है। ठीक है, अगर तुम तीनों इस धरती पर ही रहना चाहती हो तो तुम तीनों को अपनी जादुई शक्तियों का त्याग करना होगा, वो भी इसी पल। इसके बाद तीनों बहुएं अपनी जादुई शक्तियां त्याग करके अपनी गरीब सास और पति को चुनती हैं। तभी सीबो भरी आंखों से उन्हें देखते हुए कहती है, कोई बात नहीं बहुओं, भले ही तुम तीनों की जादुई शक्तियां तुमसे छिन गई हैं, मगर मेरे लिए तुम तीनों आज भी मेरे घर की लक्ष्मी हो और हमेशा रहोगी। ये सुनकर वो तीनों अपनी सास के गले लग जाती हैं और अपनी जादुई अप्सरा होने की पहचान को भुलाकर गरीब सीबो की बहू बनकर खुशियों भरी जिंदगी बिताने लगती हैं। विवेक को अभी अभी नौकरी मिली होती है और वो अपनी नौकरी के पहले दिन पर ही लेट हो जाता है, जिसके चलते वो जल्दी जल्दी किसी तरह अपनी कंपनी में तो पहुंच जाता है, लेकिन लिफ्ट तक पहुंचते पहुंचते लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है, जिसके चलते उसे सीढ़ियों से जाना पड़ता है। हे भगवान, एक तो मैं अपनी जॉब के पहले दिन पर ही लेट हो गया हूँ, ऊपर से लिफ्ट नहीं मिली और अब मुझे ये सीढ़ियों से जाना पड़ रहा है। एक तो मैं थक भी गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? विवेक जैसे तैसे करके सबसे टॉप फ्लोर तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे अपना रिज्यूम सबमिट करना होता है। जैसे ही वो रिज्यूम सबमिट करने जाता है तो वहां पर एक अंग्रेजन लड़की बैठी होती है। उसे देखकर विवेक अपने मन ही मन में सोचता है, ये क्या, ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। अब ये अंग्रेजन मैडम अंग्रेजी भाषा में पता नहीं क्या क्या बोलेंगी और मैं इसकी इंग्लिश समझ नहीं पाऊंगा। ओहो, क्या करूं? इसको अपना रेज्यूमे दूं या ना दूं? तभी सोफिया की नजर विवेक के ऊपर पड़ती है और सोफिया विवेक से कहती है, क्या आपका नाम विवेक है? अगर आपका नाम विवेक है तो प्लीज यहाँ आकर बैठ जाइए और अपना रिज्यूमे मुझे दे दीजिए, मुझे आपका ही इंतजार था। ये सुनते ही विवेक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं लगाया था कि एक अंग्रेजन लड़की इतनी परफेक्ट हिंदी बोल सकती है। तभी विवेक उसे रिज्यूम देते हुए कहता है, अरे वाह मैडम, आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोलती हो। आपके जैसी हिंदी तो मैंने आज तक किसी अंग्रेजन को बोलते हुए नहीं देखा।
दरअसल बात ये है कि मेरे पिताजी फॉरेन के थे और मेरी माँ यही इंडिया की थी। मेरी माँ यहाँ से फॉरेन अपना करियर बनाने के लिए गई थी। वहाँ पर मेरे पिताजी से उन्हें प्यार हो गया था। बस मेरी माँ के चलते मुझे हिंदी और हिंदू लोगों से प्यार हो गया। कुछ समय बाद ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मुझे मेरी माँ के साथ यहाँ इंडिया आना पड़ा। विवेक उस अंग्रेजन मैडम की ये बातें सुनकर शांत रह जाता है। उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसी के चलते सोफिया बहुत ज्यादा सुंदर भी थी। विवेक की नजरों में उसका चेहरा छप जाता है। विवेक उसको देखता ही रहता है कि तभी उसके कुछ कहने से पहले सोफिया उससे कहती है, आपका रिज्यूमे बिल्कुल क्लियर है और आप इस जॉब के लिए एबल भी हैं। कल से आप यहाँ ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये लीजिए आपका ऑफर लेटर। सोफिया उसे उसका ऑफर लेटर दे देती है, जिसके बाद विवेक बहुत खुश होकर वापस अपने घर लौटता है, जहाँ उसकी दोनों काले रंग की बहनें उसका इंतजार कर रही होती हैं। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। हम दोनों आपका ही इंतजार कर रहे थे। तो बताओ भैया, आपकी जॉब का क्या रहा? तुम दोनों की वजह से मुझे वो जॉब मिल गई। लगता है भगवान ने तुम्हारी दुआ को मंजूर कर लिया है। ये सुनते ही सलोनी और काव्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो अपने भाई को गले से लगा लेती हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, हमें इस दिन का कितने समय से इंतजार था। चलो आज तो मुंह मीठा कर ही लेते हैं। काव्या अपने भाई के लिए खीर बनाती है। उस दिन वो तीनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं। काव्या और सलोनी दोनों ही अपने भाई विवेक को बहुत प्यार करती थी। इसी के चलते विवेक अगले ही दिन अपनी नौकरी संभालना शुरू कर देता है। नौकरी के चलते उसे सोफिया और भी ज्यादा पसंद आने लगती है, क्योंकि उसे सोफिया का इंडियन कल्चर में रहने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आता है। वहीं एक दूसरे से बात करने की वजह से सोफिया को भी धीरे धीरे विवेक पसंद आने लगता है। तुम इतने टॉल, स्मार्ट और समझदार हो और अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखते हो। तुम्हारे जैसे लड़के बहुत कम हैं इंडिया में। और तुम्हारी जैसी अंग्रेजन तो इस पूरे दुनिया में ही नहीं है, जो अंग्रेजन होकर भी इंडियन कल्चर को अपना लेती है। वैसे आज मौका भी है और दस्तूर भी है। मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। सोफिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? विवेक के कहते ही सोफिया शर्मा जाती है और वो इसी के चलते विवेक से शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद विवेक शादी करके सोफिया को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ उसकी दोनों काली बहन सोफिया को देखते ही हैरान रह जाती हैं और अपने मन ही मन सोचती हैं, अरे ये कहाँ से आ गई उठकर इस घर में। भैया ने क्या सोचकर इससे शादी की है? शायद गोरा रंग देखकर कर ली होगी, पर अब हम लोग इससे बात कैसे करेंगे? ये तो एक अंग्रेजन है। बाप रे बाप भैया, आपने एक अंग्रेजन से शादी कर ली? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अभी अंग्रेजन हमारे सर पर तांडव करेगी, जैसे पुराने जमाने में अंग्रेज लोग हमारे इंडियंस पर अपना राज करते थे। अब ये गोरी मैडम हम दोनों काली बहनों के ऊपर अत्याचार करेगी। काव्या और सलोनी कुछ कह पाती उससे पहले ही विवेक उनसे कहता है, मुझे माफ कर दो बहन, मैं बता ही नहीं पाया। दरअसल मैं सोफिया से बहुत प्यार करता हूँ और सोफिया भी मुझसे प्यार करती है, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। आज से ये तुम्हारी भाभी है सोफिया, ये सलोनी और ये काव्या है। तुम दोनों बहुत प्यारी हो। तुम्हारे भैया तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। एक अंग्रेजन को हिंदी बोलते हुए देख दोनों बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, पहली बार किसी अंग्रेजन को हिंदी में बात करते हुए देख रही हूँ। भैया, इट्स नॉट फेयर, आपको हमें बताना चाहिए था। अच्छा ये सब छोड़ो, आज हम फैमिली डिनर के लिए बाहर चलते हैं। इसी के बहाने मेरी शादी की पार्टी भी हो जाएगी। विवेक अपनी दोनों काली बहनों और अपनी पत्नी सोफिया को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ वो सब डिनर करते हैं। घर वापस आने के बाद छत पर दोनों बहनें एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। ये तो शुरुआत है, देखना आगे जाकर हमारी अंग्रेजन भाभी हमारे ऊपर अत्याचार करेगी। सही कहा तुमने, लेकिन उनके अत्याचार करने से पहले हम उन्हें ही दबा कर रखते हैं, यानी कि हम उनसे घर के सारे काम करवाएंगे और उन्हें बहुत परेशान करेंगे, जिससे कि वो इतनी परेशान हो जाएंगी और वो इस घर को छोड़कर ही चली जाएंगी। ये तो मस्त रापचिक आइडिया है। कल से हम उनका जीना दुश्वार कर देंगे। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सलोनी और काव्या दोनों ही अपनी अंग्रेजन भाभी को सुबह के 5 बजे ही उठा देती हैं और उससे सारे घर के काम करवाती हैं। घर के सारे काम होने के बाद वो दोनों उसे उसकी पहली रसोई के लिए कहती हैं। भाभी, आज आपकी पहली रसोई की रस्म है, इसीलिए इंडियन कल्चर का ही खाना बनाना है एंड आई होप कि आप इंडियन कल्चर का खाना बना लोगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो खाना है मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनाऊंगी।
दोनों बहनें मिलकर कई प्रकार की डिशेस सोफिया को बता देती हैं, जिनके बारे में सोफिया को जरा भी अंदाजा नहीं होता। इसी के चलते सोफिया YouTube पर सर्च करके सभी डिशेस के बारे में जानकारी निकालती है और एक एक करके बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही घंटे बाद वो सारी चीज बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती है। खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है। जैसे ही विवेक वहाँ पर आकर अलग अलग प्रकार के पकवान देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है ये सारा खाना सोफिया ने बनाया है। सोफिया, तुम तो सच में बहुत माइंड ब्लोइंग हो। सोफिया की तारीफ सुनकर काव्या सलोनी को बहुत गुस्सा आता है। अपने भाई के ऑफिस जाने के बाद वो अपनी अंग्रेजन भाभी से घर के हर एक काम को दोबारा करवाती हैं। वही बेचारी सोफिया उन्हें कुछ न कहकर चुपचाप उनकी सारी बातें मानती है। ऐसे ही अब रोजाना का हो जाता है। वो कोई ना कोई बहाने से अपनी अंग्रेजन भाभी को परेशान करने लगती हैं। भाभी, आपको पता नहीं होगा, इसलिए हम बता रहे हैं। कल अमावस्या है तो आपको सुबह 5 बजे उठकर नदी के ठंडे पानी से नहा कर आना होगा। ठीक है, अगर ये जरूरी है तो मैं जरूर करूंगी। सोफिया उनकी बात मान लेती है और अगले ही दिन सुबह नदी के ठंडे पानी से 5 बजे नहा कर आती है, जिसके चलते उसकी बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी काव्या और सलोनी को जरा भी उसके ऊपर तरस नहीं आता और वो उसकी तबीयत खराब होने के बाद भी घर के सारे काम उसी से करवाती हैं। लेकिन काम करते करते अचानक से सोफिया बेहोश हो जाती है। वो दोनों बहनें मिलकर उसे उसके कमरे में बिस्तर पर लेटा देती हैं। लगता है हमने इनसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। अरे अच्छी बात है ना, अब ये इस घर को छोड़कर चली जाएगी। वैसे भी इन गोरों को हम कालों से बहुत नफरत होती है और मुझे पता भी है कि ये हमें पसंद भी नहीं करती होगी। तभी सोफिया को होश आ जाता है और वो दोनों काली बहनों से कहती है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुम्हारे काले रंग से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हारा ये रंग बहुत ज्यादा पसंद है। काले लोग जरूरी नहीं बदसूरत ही होते हों, तुम तो रंग के साथ खूबसूरत भी हो। तुम्हारे नैन नक्श भगवान की दुआ से बहुत अच्छे हैं। सोफिया की ऐसी बातें सुनकर दोनों काली नंदों को अपनी गलती का पछतावा होता है। आपके बारे में इतना गलत सोचा, लेकिन आप हमारे बारे में इतना अच्छा सोचती हो। आज पता चला कि हमारे भी कुछ मायने हैं और गोरे काले से कुछ नहीं होता। भाभी जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोफिया उन दोनों को उनकी गलती के लिए माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों काली ननंद अपनी अंग्रेजन भाभी के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं।